नेत्रा टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं दीपक गोविंद जी सिंकेड़िया नेत्रा सोशल वेलफेयर फाउंडेशन में आज एक ऐसे शख्स का स्वागत कर रहा हूं जिन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ अपने इस सफर को तय किया है। उनके पिताश्री का नाम लोकतंत्र सेनानी हरे राम जी डोड, उनके सुपुत्र श्री अशोक जी डोड आज हमारे शो में पधारे। आइए उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में पधारे। आपका भी हार्दिक अभिनंदन। और मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझे इस लायक समझा। ठीक है अंकल जी, तो अभी आप अंकल जी उनका स्वयं का परिचय देंगे। अंकल जी कुछ बताइए आपके बारे में। मेरा नाम अशोक डोड, यही कालमुखी का निवासी। मेरे पिताजी आदरणीय हरिराम जी डोड जो कि एक लोकतंत्र सेनानी थे, और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे दीपक ने आज मेरे विचार जानने के लिए मुझे याद किया है, इसलिए मैं उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद अंकल जी। आप अपने निजी जीवन के बारे में बताइए कि आपका क्या सफ़र है और आपने क्या क्या योगदान दिया है और अभी क्या आप काम करते हैं। देखो, निजी जीवन तो मेरा बचपन से ही संघर्ष रहा है। अच्छा। क्योंकि बहुत कम उम्र में जब व्यक्ति के ऊपर बोझ जिम्मेदारी घर की आती है, अच्छा। तो वो स्वयं ही जानता है कि किस प्रकार से जीवन को चलाना है और परिवार को आगे साथ में लेके चलना है। और क्या है कि बचपन से ही मेरी शिक्षा कम रही है। अच्छा। और पैसे की तंगी की वजह से मैं आगे पढ़ नहीं पाया, पर ईश्वर की इतनी अच्छी कृपा रही, परिवार का सहयोग रहा, मेरे समाज वालों का, रिश्तेदारों का, सबका सहयोग रहा कि आज तक मेरी गाड़ी बढ़िया चल रही है। अच्छा, तो अंकल जी आपने बताया कि आप एक फार्मर भी हो, बिजनेसमैन भी हो और साथ में आप गायक का भी शौक रखते हो, तो इसके बारे में कुछ बताइए। ये तो देखो, एक व्यक्ति संगीत से जुड़ना बड़ी सौभाग्य की बात है। यह अवसर हर किसी को नहीं मिलता। अच्छा। क्या है कि गांव में अपने यहाँ कालमुखी में पहले रामलीला होती थी। अच्छा। और भी नाटक होते रहते थे। अच्छा। तो जब बचपन में देखते थे तो उत्साह बढ़ता था और मन में एक जिज्ञासा जगती थी कि यार कभी हमें मौका मिले तो हम भी ये करना चाहेंगे। तो जैसे ही जब समय मिला, मैं 10 साल की आयु से संगीत से जुड़ा हूँ। अच्छा। जब हमारे गांव में मंदिर में रामायण पाठ चलता था, सुंदरकांड पाठ लगाते थे, तो अपनी भी इच्छा होती थी। पहले ढोलक में रुचि रही और ढोलक के बाद सहयोगियों का साथ मिला, मित्रों का। अच्छा। तो मैंने गायकी पे ध्यान दिया और एक मन में ऐसी जिज्ञासा जगी कि नहीं, भगवान के भजन तो करना चाहिए। देखो, जीवन में काम तो लगा है। अच्छा। व्यापार तो हर कोई व्यक्ति करता है। अच्छा। लेकिन कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। अच्छा। तो इसीलिए खेती भी संभालना, और मेरी छोटी सी शॉप है, कपड़े की दुकान, माँ कावेश्वरी गारमेंट के नाम से। अच्छा। उस पर भी मैं समय देता हूँ। और समय समय पे जैसे भी मेरे को बाहर से कोई प्रेमी बुला लेता है। अच्छा। कि भैया हमें सुंदरकांड करवाना है, भजन संध्या करवाना है। अच्छा। तो राम जी की कृपा से चले जाते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है अंकल जी कि आप साथ साथ में ये भी कर रहे हो और अपने शौक को भी पूरी तरीके से जीवित रख रहे हैं। अगर कोई आपको बुलाता है तो आप वहाँ पर जी जी बिल्कुल। वो फंक्शन करने जाते हो आप। अभी क्या है कि 2-4 साल से खाटू श्याम जी की भी मुझ पे बड़ी कृपा रही है। अच्छा। कि गांव में रामायण चलाते थे। हाँ। सुंदरकांड पाठ करते थे। अच्छा। लेकिन श्याम जी की ऐसी कृपा हुई कि आज ग्राम कालमुखी के चारों दिशा में 100 किलोमीटर दूर तक अच्छा। जितने भी भजन मंडल वाले हैं, हाँ। या श्याम प्रेमी हैं, अच्छा। सभी जानते हैं, पहचानते हैं और हमें याद करते हैं। अच्छा। और बड़ा अच्छा लगता है कि जहाँ कहीं भी बोलते हैं कि यार ग्राम कावेश्वरी भजन मंडल कालमुखी से पधारा है, तो बड़ा दिल को सुकून मिलता है कि चलो अपने प्राउड गांव, मोमेंट होता है। हाँ, कि चलो अपने गांव का नाम हो रहा है। अंकल जी आपने बताया कि आपकी शिक्षा बहुत कम रही, तो ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आपको वो शिक्षा का सफर वहीं समाप्त करना पड़ा। शिक्षा का देखो ऐसा है कि जब मैं 1ली से 8वीं तक हर विषय में, हर सब्जेक्ट में
अच्छे नंबर लाता रहा। 8वीं तक बोर्ड की परीक्षा दी, उसमें एक विषय में मुझे पूरक मिली। अच्छा। पूरक मिलने के बाद मेरा पढ़ाई से दिल हट गया कि अब पढ़ाई नहीं करना है। मेरे पिताजी ने, घर वालों ने, सबने बोला कि नहीं, एक विषय में पूरक मिलती है तो कोई बात नहीं, पढ़ाई जारी रखो। अच्छा। पर घर की माली हालत भी ऐसी थी अच्छा। कि पढ़ाई करने में दिक्कत आ रही थी, बड़ी तंगी थी, हालात कमज़ोर थे, इसलिए पढ़ाई से ध्यान मेरा हट गया। और उस समय में ये बात होगी करीबन 90 की। अच्छा। गांव में अकाल पड़ा था, पानी के साधन नहीं थे, खेतों में भी कुछ फसल नहीं, आमदनी हो नहीं रही थी। अच्छा। कालमुखी से कम ये मान के चलो कि 50% लोग गांव छोड़ के इंदौर चले गए थे, पलायन कर गए थे। पलायन कर गए थे। अच्छा। तो मेरा भी मन हुआ कि यार अपन भी बाहर जाएं, 2 पैसे कमाएंगे तो परिवार के काम आएगा। अच्छा। मैं गया और सावेर रोड इंदौर, अच्छा। वहाँ पे चौथा संसार प्रेस है, उसके पीछे पेकर्स पोस्टा फैक्ट्री थी। अच्छा। वहाँ पर काम किया 3 महीने। और काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार अपने से ये काम हो नहीं पाएगा। अच्छा। फिर वापस घर आ गया। अच्छा। क्योंकि घर तो अपन ने कभी पानी हाथ से लिया नहीं। हाँ। वहाँ 40-40 लीटर पानी की कैन उठा के साइकिल से लाना 2 किलोमीटर, अच्छा। वहाँ भी बड़ा संघर्ष करना पड़ा मेरे को। अच्छा। इसलिए मैंने सोचा कि अब अपने से काम बनेगा नहीं यहाँ, वापस गाँव आ गया। फिर यहाँ कुछ नई शुरुआत करी आपने? हाँ, देखिए यहाँ पर आने के बाद हमारे जो भीम भाई थे, अच्छा, पोस्ट में, उनकी पान की दुकान थी। अच्छा। उन्हें एक बच्चे की ज़रूरत थी 2 घंटे के लिए। अच्छा। उस समय में कालमुखी से खंडवा का किराया था 8 रुपये। अच्छा। उस समय में मैंने उनकी दुकान पे 5 रुपये रोज़ अच्छा। 7 साल करीबन काम किया और पान की दुकान चलाना सीखा। फिर मैंने उसके बाद मेरी खुद की स्वयं की पान की दुकान खोली। अच्छा। और उसके बाद अब क्या है कि लोगों ने पान खाना बिल्कुल कम कर दिया था, उसमें आमदनी कुछ नहीं हो रही थी। अच्छा। इसलिए मैंने फिर कपड़े की दुकान डाली। अच्छा, और वो सुचारू रूप से आप मेंटेन कर रहे हो? जी। ठीक है अंकल जी, आप बताइए कि आपको ये नाट्य और संगीत में कैसे रुचि आई? ये अपने गांव में जब रामलीला होती थी, अच्छा। तो साथ के बच्चे सभी उसमें भाग लेते थे। हमारे पिताजी ने भी रामलीला कंपनी में काम किया था। और जो भी अपने बड़े बड़े गणमान्य नागरिक, अपने रिश्तेदार, सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। अच्छा। तो मेरा भी मन हुआ। हमारे दादाजी आदरणीय स्वर्गीय मांगीलाल जी डोड अच्छा। हनुमान जी का पाठ करते थे। अच्छा। तो उनको देख के भी सीखने को ये मिला कि यार हमें भी भाग लेना चाहिए। तो सर्वप्रथम तो मुझे छोटा बच्चा जान के बोले यार तुम कोई सा भी सखी का रोल करो। अच्छा। तो ईश्वर की कृपा से मुझे सीता जी का पाठ मिला। और उसके बाद मैंने 8 साल तक राम जी का रोल निभाया। बहुत लंबा समय निभाया। जी बिल्कुल। आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा संवाद रहता था राम जी का, जो करने में अच्छा लगता था आपको? सबसे अच्छा एक माँ और पिताजी से दूर जाना। अच्छा। वो बड़ा ही दिल को छूने वाला प्रसंग था। अच्छा, जब आप वनवास जाते हो उस समय की बात कर रहे हो? जी जी बिल्कुल। अच्छा, वो बहुत मतलब उसमें एक कठिन समय का वो रहता था जब। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो माँ अपने बच्चे को जन्म देकर दूध पिला के पालन पोषण करके बड़ा करती है। अच्छा। और उस बालक का जब कर्तव्य आता है अच्छा। कि माँ बाप को उनके चरणों में रहे, सेवा करे, अच्छा। और उस समय अचानक उसको दूर जाना पड़े, तो वही जानता है कि उस पे क्या बीती। ये हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की महिमा थी। अच्छा। और उनसे सीखने को मिलता है। अच्छा। और हर व्यक्ति ने देखो आज जो समय चल रहा है उसमें राम तो बन नहीं सकते। अच्छा। पर उनके मार्ग पे चल के सीखना चाहिए। सीखना चाहिए। और अंकल जी, आप संगीत के बारे में भी कुछ स्पेशल, मतलब कि ऐसा मोमेंट आया कि यार मेरे को ये नहीं हो रहा है या फिर करना चाहिए, ऐसा कोई सा मोमेंट आया होगा जब आपको लगा होगा कि शायद इसमें अपन आगे नहीं बढ़ सकते?
जी बिल्कुल। एक समय ऐसा था कि मेरे पास साधन कुछ नहीं था, न अच्छा। ढोलक, न हारमोनियम, न मजीरे। तो मन में विचार आया कि हे भगवान, मुझे ऐसा शौक, इतना शौक क्यों दिया आपने? अच्छा। मेरे पास कोई साधन नहीं है। हम्म। और मन ही मन विचार किया और भगवान से प्रार्थना करी कि काश मेरे पास ये साधन हो जाए तो मैं आपकी भक्ति और भी बढ़ चढ़ के करूँगा। तो ये झूठ बात नहीं है, मैं आज भी ये मानता हूँ और लोगों से भी कहता हूँ कि परमात्मा की मुझ पे बहुत बड़ी कृपा हुई है कि आज मेरे पास सभी वाद्य यंत्र हैं और सभी मित्रों का सहयोग है। अच्छा। जहाँ भी जाते हैं बढ़िया गांव का नाम करके आते हैं और परमात्मा की कृपा रहती है कि वो याद करते हैं कि भैया आपको और बुलाएंगे। अच्छा। अंकल जी, आप एक किसान भी हो, व्यापार भी संभालते हो और साथ साथ संगीत में भी रुचि रखते हो, जिसके कारण आपको समय समय पे बाहर जाना पड़ता है। जी। तो आप कैसे मैनेज करते हो ये सारी चीज़ें? देखिए भाई दीपक, क्या है, परमात्मा ने हमें 24 घंटे दिए हैं। अच्छा। कहते हैं ना कि अगर हमसे किसी का भला ना हो अच्छा। तो किसी का बुरा भी ना करना चाहिए। अच्छा। और राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग कि व्यक्ति दिन भर 24 घंटे 12 महीने हाय पैसा करता रहता है। अच्छा। और जब उसका खराब समय आता है ना, जब राम को याद करता हाँ। है ना, तो ये नौबत ही क्यों आने देते हो अच्छा। कि राम को याद करें? राम तो अपने घट घट में है, हम्म। उन्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए थोड़ा बहुत समय निकालो। अच्छा। सभी जो भी मुझे देखता हो, सुनता हो, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि थोड़ा सा समय निकाल के प्रभु को बिल्कुल याद करना चाहिए। अच्छा, धन्यवाद अंकल जी। अंकल जी, जैसे आपने बताया कि आपके पिताश्री लोकतंत्र सेनानी थे, इस बारे में कुछ बताइए कि कैसा उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं, ये कैसी उपाधि मिली, ये गवर्नमेंट की ऐसी क्या स्कीम है जिसके कारण आपको पिताजी को स्वतंत्रता सेनानी का टैगलाइन दिया गया? देखिए, जब आदरणीय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, अच्छा। बात उस समय की है, आपको शायद पता नहीं होगा, उस समय आपातकाल लगा था पूरे देश में। अच्छा। और आपातकाल में ये था, नो कोर्ट, नो जमानत, अच्छा। नो कार्रवाई। अच्छा। उसमें ये हुआ था कि हमारे पिताजी शाखा चलाते थे ग्राम कालमुखी में। अच्छा। अपने यहाँ से कुल 13 व्यक्ति थे अच्छा। जो शाखा चलाते थे, और भी थे, अच्छा। पर जिनको जब आपातकाल लगा और आपातकाल में जो नवयुवकों को पकड़ पकड़ के नसबंदी करवाई, अच्छा। तो उस कानून का विरोध करा था इन्होंने, अच्छा। जिसे आज आरएसएस कहते हैं, संघ भी कहते हैं। इन्होंने उनका विरोध किया था और नारा लगाया था कि बिजली पानी दे न सकी वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार हमें बदलनी है। तो उस समय में अपने ग्राम कालमुखी से करीबन, मुझे बराबर जानकारी तो नहीं है, पर बताते हैं कि 18-20 जन अच्छा खंडवा गए थे और शिवाजी चौक से रेलवे स्टेशन तक उन्होंने जुलूस निकाला था। अच्छा। और उस सरकार का विरोध किया था। उसके बाद इंदिरा जी की ऐसा सुना कि हत्या हो गई थी। तो हत्या होने के बाद ऐसा बताया जाता है कि जहाँ जहाँ पर भी पूरे भारत में आरएसएस वाले थे, अच्छा। जो संघ चलाते थे, उन्हें पकड़ पकड़ के टारगेट किया गया और जेलों में बंद किया गया। तो उसी प्रकार हमारे यहाँ जब पिताजी यहीं छोटी सी शॉप उनकी सिलाई टेलर का काम करते थे। अच्छा। तो जब यहाँ बस स्टैंड पे टेलर का काम करते थे, पुलिस की गाड़ी आई और जो शाखा चलाते थे, एक लिस्ट में नाम था उनके, तो पूरे गांव में उन्होंने छानबीन करी कि भाई इस व्यक्ति को देखा है। तो हमारे पिताजी सिलाई कर रहे थे, उनके पास गए और उन्हें पूछा कि भाई तुम्हारा नाम हरिराम है? उन्होंने बोला कि हाँ। चलो गाड़ी में बैठो। तत्काल उन्हें उठाया
और गाड़ी में बिठाया, जेल में बंद कर दिया। उस समय में वो समय ऐसा था कि अगर कोई व्यक्ति जेल जाता था तो घर आने पे उसका मुंडन करके ओमकारेश्वर नर्मदा नदी में नहलाने ले जाते थे। अच्छा और नए कपड़े पहनाकर फिर घर लाते थे। अच्छा उस समय में हमारे पिताजी को 3 महीने जेल में बंद रखा। अच्छा और जब घर आ गए, घर आने के बाद भाई नॉर्मल जीवन जीने लग गए। ये कभी पता नहीं था कि लोकतंत्र सेनानी मीसाबंदी क्या है। अच्छा लेकिन 2004 में जब पहली बार भाजपा की सरकार आई मध्य प्रदेश में और आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने ये नियम बनाया कि हमारे आरएसएस के व्यक्तियों ने पार्टी के लिए बहुत कुछ बलिदान दिए हैं और उन्होंने सोचा कि यार उनके लिए कुछ करना चाहिए। तब आदरणीय मामा शिवराज सिंह चौहान ने 2004 में ये नियम बनाया। और उस समय में जब ये मीसाबंदी, जो आरएसएस के व्यक्ति थे जेलों में बंद थे, अच्छा जो बिना कारण के जेलों में उनको ठूसा गया, बंद किया गया, उन्होंने सोचा कि इन्होंने पार्टी के लिए बलिदान दिया तो क्यों ना इनके लिए कुछ योजना लाए और उन्हें कुछ ना कुछ तो सहयोग करें। तो जो उस समय में जब जेल में बंद हुए थे तो उन पर 2 धारा लगी थी, अच्छा एक DRI और एक मीसा। अच्छा DRI धारा वो थी जो 3 महीने तक जेल में बंद रहे अच्छा और मीसा धारा वो थी जो 3 महीने से अधिक। तो हमारे दादाजी मांगीलाल जी डोड वो 19 महीने जेल में रहे। अच्छा उन्हें पुलिस वालों ने और प्रशासन ने पैसे का लोभ भी दिया कि तुम पैसे ले लो और जुर्म कबूल कर लो। अच्छा मगर वो झुके नहीं, उन्होंने जुर्म कबूला नहीं, बोले मुझे फांसी पर लगा दो पर मैं जुर्म कबूलूंगा नहीं। और हमारे पिताजी थे तो इनको DRI की धारा लगी थी तो ये तो 3 महीने में छूट गए थे। अच्छा गांव शहरों में विरोध होने लगा, ये तो आ गए थे। पर जब शिवराज जी ने ये सोचा कि यार इनके लिए कुछ करना चाहिए तो उन्होंने फिर नियम बनाया। जब सर्वसम्मति से उनकी सरकार आई तो उन्हें जो DRI वाले थे उन्हें उस समय में 3,000 रुपये और जो मिसाबंदी थे उन्हें उस समय में 6,000 रुपये महीना देते थे। अच्छा फिर दूसरी बार चुन के सरकार आई तो शिवराज जी ने जो DRI वाले थे उन्हें 10,000 रुपये चालू कर दिए और जो मिसा में थे उन्हें 15,000 रुपये। अच्छा फिर तीसरी बार चुन के सरकार आई अच्छा तो शिवराज जी ने सबके 25,000 रुपये कर दिए। अच्छा ये इस प्रकार से इस योजना का नाम लोकतंत्र सेनानी फिर हुआ अच्छा DRI मिसा से। और शासन का लाभ बिल्कुल आज भी मिल रहा है। अच्छा वो मैं अंकल जी एक क्वेश्चन इसके उपलक्ष्य में पूछना चाहूँगा कि जो मिसाबंदी जो है और वो कभी मतलब शांत हो जाते हैं एक उम्र के बाद जब उनका टाइम आता है, तो प्रशासन भी कुछ उसमें योगदान देती है? हाँ बिल्कुल। अब क्या है कि अब शासन ने ये कर दिया है, अगर लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु होती है तो उनकी ओर से उनके कार्यक्रम के लिए 10,000 रुपये कलेक्टर साहब के द्वारा शासन की तरफ से उस परिवार को दिया जाता है। अच्छा और उनकी फिर मरने के बाद जो उनकी पत्नी धर्म पत्नी है उन्हें आधी पेंशन मिलती है। अच्छा ये शासन की बहुत अच्छी योजना है जो लोकतंत्र सेनानियों के जीवन को, परिवार को आगे चलाने के लिए बहुत ही लाभदायक है। अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पे पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। और नेत्रा सोशल वेलफेयर का मैं भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आपकी सोच बड़ी अच्छी है कि अपने गांव के जो भी नागरिक हैं उनके मन की बात लोगों तक पहुंचाना। इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।